तो अपन डिफरेंट केस लिखेंगे तो वी कैन राइट दैट, उसको अपन कहते हैं एफ्लोरेसेंस एंड डेलिसिकल्स। डेलिसिकल्स, एफ्लोरेसेंस एंड डेलिसिकल्स, ठीक है। तो एफ्लोरेसेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू लूज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये होता है एफ्लोरेसेंस, होता है property of molecule to lose water of crystallization, to lose water of crystallization। और इसका उल्टा होता है डेली सीक्वेंस। डेली सीक्वेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल, एब्सॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टल्स, एंड कन्वर्ट्स टू क्रिस्टल्स, और वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चंस बना के फिर आपको बताता हूँ। तो हो तो बड़ा इजी है, लेकिन ये अगर वर्ड यूज होंगे तो आपको लगेगा हमको तो आता ही नहीं सर, ने हमको कभी ये बताया नहीं ऐसे वर्ड्स, तो ये है क्या। चलो देखते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है। मान लो CuSO4 है और इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सबने पढ़ा भी होगा छोटे क्लास में, ब्लू विट्रियल बोलते हैं अपन इसे, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रियल बोलते हैं। ये या तो एफ्लोरेसेंस शो कर सकते हो या फिर ये डेलिकेशन शो करेगा। इक्विलिब्रियम लेना ना अपन को, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। मैं इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल सकता हूँ, ऑल 5, एक भी निकाल सकता हूँ, 2 भी निकाल सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। तो मैं इससे 2 निकाल देता हूँ। मैंने हीट करके इसको 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज करवा दिया। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है। इसका केपी मुझे गिवन था। सपोज करते हैं अपन कि इसका केपी मुझे 0.2 एटमॉस्फेयर गिवन है, ऐसे ले लेते हैं अपन। और ये भी सॉलिड होता है। अपन कहेंगे सर अगर आपने केपी ये ले लिया इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है केपी मतलब ये होगा इसके लिए। इसको देख के मैं केपी बता सकता हूं, क्योंकि केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ये दोनों तो सॉलिड है, तो केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि ये गैस है और इसका पावर मुझे 2 लिखना पड़ेगा। ये 0.2 इज इक्वल टू दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर ऑफ 2। ये मेरे पास है, ठीक है। ये तो मतलब उस डाटा से अपन ने लिखा हुआ है। बट अगर इसका रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा और क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। अपन रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज डेली सीक्वेंस। अब मुझे क्या करना है, मैं कहूंगा इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर in the atmosphere is सपोज अपन ने कहा हमारे पास ऐसे कि मैंने इन द एटमॉस्फेयर इज 7 to 72 mm ऑफ मर्करी, ऐसे ले लेता हूं, या कुछ ऐसे 50 mm ऑफ मर्करी। जी देन कैलकुलेट, द सॉलिड। Blue vitriol shows efflorescence or delisquence, अब इसमें एक पार्ट और जोड़ देते हैं, अपन को पता है व्हाट इट इज। अज्यूमिंग 80% ह्यूमिडिटी। अब अपन को पता है एट गिवन टेम्परेचर T, मतलब ये इक्वेशन अपन ने टेम्परेचर T में किया। वैसे अगर अपन ये नहीं लिखते तो अपन को वाटर का प्रेशर गिवन था। अब सभी को पता है, अपन ने डाल्टन्स लॉ में पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमिडिटी, मतलब जितना प्योर वाटर का उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है, तो उतना ही अगर
प्रेशर कंसिडर करना है तो वो 100% ह्यूमिडिटी है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी का परसेंटेज गिवन है तो प्योर वाटर का जितना वेपर प्रेशर है उसका उतना ही परसेंट लेना पड़ेगा वाटर को जितना अपन को ह्यूमिडिटी गिवन होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, मैं आंसर लिख रहा हूं। Assuming the 80% humidity means the partial pressure of H2O will be equal to, that is 50 into 80 by 100. तो अपन कहेंगे ठीक है मुझे 40 mm अज्यूम करना है। तो अब अपन को Kp गिवन था एटमॉस्फेयर में, अब मुझे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है ये। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे बोलता हूं। अब मान लेते हैं अपने पास एक सॉलिड गिवन, अपन को एक सॉलिड ऐसे लिखा, अज्यूम कर लेते हैं अपने पास ये सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है और ये डिकम्पोज होकर ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है, ये सॉलिड। अपन क्या करेंगे ना, ये सॉलिड अगर ऐसे अज्यूम कर रहे हैं अपन कि ये डिकम्पोज कैसे हो रहा है, तो ये अपने आप डिकम्पोज होगा तो फिर इससे वाटर के वेपर्स निकलेंगे। लेकिन वाटर के वेपर्स तो तब निकलेंगे ना कि अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ना हो। अगर मान लो जितना इसके इक्विलिब्रियम से वाटर का प्रेशर आता है उससे ज्यादा एटमॉस्फेयर में हुआ तो फिर अपन कहेंगे एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर इस पर प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेयर का वाटर इस पर प्रेशर लगाएगा तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। भाई अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर होगा वाटर का तो वो इसको ऐसे स्टिक करके इसको प्रेशर लगाएगा तो ये फिर इससे वाटर लॉस नहीं हो पाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा सर आप ये चाहते हो कि मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो फ्लोरेसेंस शो करेगा, बैकवर्ड आएगा तो डेलिसिक्वेंस शो करेगा। तो मुझसे आप ये पूछ रहे हो कि अगर इस रिएक्शन का केपी ये होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर में ये है तो बताओ ये क्या शो करेगा, एफ्लोरेसेंस या डेलिसिक्वेंस। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, इससे आप क्यूपी निकाल। भाई आपने रिएक्शन क्वेश्चन तो बता ही रखा है मुझे, ये आपने केपी लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर मुझे पता है। अगर आप क्यूपी लिखोगे तो क्यूपी इज इक्वल टू वो भी यही होता है, बस यहां पर अपन को क्या लिखना होता है क्यूपी में, ये प्रेशर ले लूंगा। अगर क्यूपी और केपी इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, और आपने पहले बता रखा है कि इक्विलिब्रियम पे तो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अगर क्यूपी बड़ा आया इससे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, और अगर क्यूपी छोटा आया इससे तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा इक्विलिब्रियम करने पे। छोटा आने का मतलब है कि प्रेशर ऑफ वाटर कम रहा होगा तो फॉरवर्ड आएगा इतना प्रेशर अटेन करने के लिए। तो अपन क्या करें, पहले तो अपन ये देख लें कि सर ये प्रेशर एमएम में है और वो प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो पहले दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो। तो अपन क्या करते हैं, अपन ना केसी को एमएम में ले लो या इसको एटमॉस्फेयर में ले लो, एक ही बात है। एमएम में लेना अपने लिए ज्यादा इजी होगा उसको, क्यों, क्योंकि यहां से मैं क्यूपी कैलकुलेट करूंगा। क्यूपी मेरे पास गिवन है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O टू द पावर ऑफ 2, और ये मेरे पास गिवन होगा 40 इंटू 40। सो 40 इंटू 40 का मतलब है मेरे पास क्यूपी आ गया 1600 mm ऑफ H, ये आ गया क्यूपी। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं केसी कैलकुलेट कर लेता हूं। केसी तो अपन कहेंगे सर ये तो बहुत कम होगा, व्हाट इज सो, बिकॉज इसको एमएम में अगर कन्वर्ट करता हूं केपी को, केपी इज इक्वल टू मुझे गिवन है 0.2 एटमॉस्फेयर। अगर इसे एमएम में कन्वर्ट करना है तो अपन को पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 769 mm ऑफ Hg। तो 0.2 कितना होगा, तो अपन कहेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो 762, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 76, सो 12 114 152 mm। ये तो बहुत छोटा है केपी, तो क्यूपी बहुत बड़ा है। अगर क्यूपी बड़ा होगा इसका मतलब बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम आएगा तो कितना हो सकता है मैक्सिमम प्रेशर 152, और एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा है। अगर वो बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा है तो अपन कहेंगे बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड। तो अपन कहेंगे इसमें अपन सीधे सीधे लिख देते हैं, सिंस QC इज ग्रेटर देन KC, आप QP लिख लो, QP भी लिख सकते हो KC भी लिख सकते हो। सो QP इज ग्रेटर देन KP, सो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम।
reaction will shift backward to attain equilibrium. Reaction will shift backward to attain equilibrium. Backward to attain equilibrium. Equilibrium. ये हो जाएगा. So the reaction will shift backward to attain the equilibrium. We'll get that. Right? तो इस टाइप से ये वर्ड्स आप ध्यान रखो. अपन से ये वर्ड्स पूछेंगे, वो बताओ एफ्लोरेसेंस होगा या डेलिसिकेंस होगा. अपन सिंपली क्या करेंगे, एक बार केपी देख लेते हैं, डाटा से अपन क्यूपी कैलकुलेट कर लेते हैं और केसी और क्यूपी को कोरिलेट कर लेते हैं. तो क्यूपी गिवन होगा और केपी गिवन होगा, दोनों को कोरिलेट करेंगे, दोनों को चेक करेंगे. बाकी अपन को होता है कि क्यूपी अगर बड़ा है केपी से तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है, क्यूपी अगर छोटा है केपी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और दोनों बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम. ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है. राइट. अब याद होगा अपन, और भी इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं. आपको जब भी आपको क्वेश्चंस लगे कि भाई इस टाइप का कोई एफ्लोरेसेंस और डेलिसिकेंस का कोई क्वेश्चन है, तो आप इसको ओपन करके देखो, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट अपन चेक करेंगे, अपन पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में अगर तुम्हें याद होगा तो अपन ने लिखा था केमिकल इक्विलिब्रियम अपन पढ़ रहे थे. तो पहले अपन ने टेम्परेचर पढ़ा था, अपन ने प्रेशर पढ़ा था, अपन ने ये मतलब कंसंट्रेशन, ये अपन जो डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे. अभी फोर्थ अपन पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऑफ इनर्ट गैस टू द इक्विलिब्रियम. रिएक्शन है इनर्ट गैस का मतलब जो केमिकली रिएक्ट ना करे. सो इनर्ट गैस में अपन ऐसे लिख सकते हो, मतलब हीलियम है, नियोन है, आर्गन है ना, नाइट्रोजन है, लाइक दैट. अपन सारे इनर्ट गैस लिख सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस. तो चेक करते हैं अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को. अब पता अपन क्या करेंगे, पहले मैं आपको मतलब एक छोटा सा पार्ट बताता हूं जिससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद अपन चेक करेंगे कि अगर न्यूमेरिकली कुछ आया तो अपन क्या करेंगे. एक पॉइंट में लिखूंगा, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, मतलब अगर रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता. If delta Ng is not equal to 0, then at constant volume, no effect. Volume, no effect. मतलब अगर डेल्टा एन जी 0 है तब तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है, और डेल्टा एन जी 0 अगर नहीं है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना होता. आपको बस क्वेश्चन में मेंशन करना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है. But at constant pressure, at constant pressure, constant pressure, reaction shift in the direction, in direction where volume increases. Volume increases. मतलब रिएक्शन वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां वॉल्यूम को अपन को इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है.
मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि अगर किसी रिएक्शन में ऐसे गिवन है H2 plus Cl2 gives you twice of HCl. गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, डेल्टा Ng is equal to 0 है, so Kc will be equal to, अब इसमें वॉल्यूम टर्म्स आएंगे नहीं क्योंकि अगर HCl को डिवाइड करूंगा वॉल्यूम से तो टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय H2 डिवाइड बाय V आएगा और Cl2 डिवाइड बाय V आएगा, V तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, so which will be equal to HCl to the power of 2 divided by that is H2 plus Cl2 ये होगा। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या, अपन ये सोच रहे थे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि अपन को एक बात पता है, जब आप किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, मेरे पास मान लो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो आप क्या करोगे, जब आप इसमें इनर्ट गैस को ऐड करोगे ना, आर्गन वगैरह को, तो इसमें क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा। अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो मोल फ्रैक्शन चेंज होंगे। अब लेकिन मोल फ्रैक्शन चेंज होंगे तो डेल्टा एनजी 0 होता है ना, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रेशर इफेक्ट में, कि अगर डेल्टा एनजी 0 है प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो जितना वॉल्यूम इधर है उतना ही वॉल्यूम इधर, इधर भी 2 वॉल्यूम है, इधर भी 2 वॉल्यूम है, भाई प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ ना, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट हुआ ना प्रेशर का, वॉल्यूम तो टर्म ही गायब है उससे। तो फिर अगर डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो हाँ, तो फिर वॉल्यूम टर्म आएगा। चलो देखते हैं क्या करता है, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम टर्म कैंसिल हो गया ना, ये 2 था ना, ये कैंसिल हो गया, वॉल्यूम टर्म ही नहीं है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, इफ डेल्टा एनजी इज नॉट इक्वल टू 0, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, फिर मेरे पास ऐसे है PCl5 इज एन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो इसके लिए तो आप Kc ऐसे लिखोगे ना, Kc इज इक्वल टू PCl3 डिवाइड बाय V, Cl2 डिवाइड बाय V, PCl5 डिवाइड बाय V। अब इसमें तो एक V टर्म आएगा ना, सारे थोड़ी कैंसिल होंगे, तो फिर कहेंगे बिल्कुल आएगा इसमें तो एक V टर्म, तो अपन ऐसे लिखेंगे PCl3 का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन, PCl5 का कंसंट्रेशन, एक भी कैंसिल हो गया, एक भी बचेगा। ठीक, अगर आप ये मेंशन कर दो कि वॉल्यूम उतना ही है जितना बिफोर एडिशन था और आफ्टर एडिशन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो अपन कहेंगे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्यों चेंज होगा सर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे इनके, भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है आपने कि नहीं मैंने तो ऐड किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मतलब जितना वॉल्यूम पहले था उतना अभी भी लेना है, तो फिर भाई वॉल्यूम ये जो डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे अपन, इनर्ट गैस के एडिशन से वॉल्यूम चेंज होता, तभी तो उसमें वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा, बनने का कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन इधर वॉल्यूम टर्म तो आ रहा है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो मोल्स क्यों चेंज होंगे, तो सेम रहेंगे। मोल्स अगर चेंज नहीं होंगे तो डिवाइड बाय वी, अगर मोल्स चेंज नहीं हुए इनके तो कंसंट्रेशन चेंज क्यों होगा, तो फिर नो इफेक्ट। ठीक है भाई, तो अपन लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, इसमें तो नो इफेक्ट आ रहा था as there is no volume term। वॉल्यूम टर्म ही नहीं था वहां पर, इसमें इसलिए क्योंकि आपने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, if we take constant volume, if we take constant volume, it's not at constant volume because number of moles will remain constant, not change। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, मोल्स भी कांस्टेंट होंगे तो फिर इनका कंसंट्रेशन तो वही रहेगा ना जो बिफोर एडिशन होगा और आफ्टर एडिशन होगा, फिर क्यों चेंज होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब आप प्रेशर में बताओ, अब प्रेशर में चेंज हो रहा है, अपन कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, थर्ड पॉइंट लिखते हैं।
सिंस एक ही कंडीशन है ना जहां चेंज हो रहा है, इसको मैं डायरेक्टली प्रूफ ही कर देता हूँ। कैसे? अपन कहेंगे एक एग्जांपल ले लो आप और प्रूफ करके दिखा दो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन लिखो। PCl5 dissociates at 1 atmosphere into PCl3 and Cl2. The degree of dissociation of PCl5 is 20%. Of dissociation of PCl5, of degree of dissociation of PCl5, of PCl5 is 20%. Calculate the degree of dissociation at constant pressure if 1 mole of N2 is added at equilibrium state. आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया है, अब सिर्फ अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो अपन इस वाले पार्ट से, जो यहां तक अपन को गिवन है, इस वाले पार्ट से मैं कैलकुलेट कर लूंगा केपी ऑफ द रिएक्शन। वो कैसे? तो अपन देखिए सर, देखो PCl5 डिसोसिएट कर रहा है PCl3 प्लस Cl, ये गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट। अब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन की बात करोगे तो मैं इसको 1 ले लेता हूं, ये 0, ये 0, ये इक्विलिब्रियम पे है, इनिशियली अपन ने ले लिया इसको 1। तो एट इक्विलिब्रियम में लिखने वाला हूं, दिस विल बी -x, दिस विल बी x एंड दिस विल बी x, तो ये हो जाएगा 1 - x एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब in total at equilibrium state is 1 - x plus x plus x, that is equal to how much? 1 plus x, ये टोटल मोल्स गिवन है अपन को। अल्फा इक्वल टू होता है x/1 मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स इज अल्फा, और ये अपन को गिवन है 20%। सो x इज इक्वल टू 0.2 मुझे गिवन है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर मुझे क्या गिवन है? 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपने दे रखा है डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मैं इसमें सीधा केपी लिखता हूं, केपी इज इक्वल टू होता है केसी, क्योंकि मोल्स गिवन है तो मैं सिर्फ केसी कैलकुलेट कर सकता हूं, है मोल्स से अपन डायरेक्टली केपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पार्शियल प्रेशर से केपी डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो मैं केसी लिखने वाला हूं, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो अपन को पता है, तो द पावर ऑफ डेल्टा। टोटल प्रेशर 1 गिवन है, टोटल मोल्स आपको पता है, सो मैं केपी लिख लेता हूं, केपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, मेरे पास ये गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, ये है 1.2, क्योंकि टोटल मोल्स 1 प्लस x है और x 0.2 है, तो द पावर ऑफ 1। इसको मैं कैंसिल करता हूं, ये अपने पास आएगा 4 और 12 इंटू 4, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं, कितना? 24, 1/24 आता है मेरे पास, मेरे पास केपी आ गया 1/24। अब अपन को एक बात पता है सर, उस रिएक्शन में अब आप कुछ भी ऐड करो केपी चेंज नहीं होता, उस रिएक्शन में आप कुछ भी ऐड करो केपी चेंज नहीं होता, केपी सिर्फ चेंज होता है किससे? टेम्परेचर से। तो अगर आप इसमें इनर्ट गैस ऐड करोगे तो केपी थोड़ी चेंज होता है इस रिएक्शन में। चेंज क्या होगा? रिएक्शन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे लिखोगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट, अपन को पता है, अगर अपन को कैलकुलेशन नहीं करना है तो अपन को पता था रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपने लिख के बताया ना, कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन वहां जाएगा जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां 1 वॉल्यूम था, इधर 2 वॉल्यूम्स है,
मतलब यहाँ 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए इनर्ट गैस के एडिशन से आपके सेंटेंस के हिसाब से, तो जाएगा ना, अपन लिखेंगे ना, राइट। चलो देखते हैं। अब मैं आपको यही प्रूव करके दिखा रहा हूं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, वही आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। Now addition of inert gas at constant pressure, 1 mole into inert gas is added at constant pressure. अब कैलकुलेशन देखना कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर अपन को आ गया तो अपना काम हो जाता है। मैं लिखूंगा ठीक है, ये N2 मैंने ऐड कर दिया PCl5 वाले इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम पहले से था PCl3 प्लस Cl2 ऐसे था, इसका आपने 1 मोल ऐड किया, ये 1 मोल था पहले, ये 0 ये 0, अगर ये y बनेगा ये y बनेगा तो ये 1 माइनस y, ये तो 1 ही रहेगा भाई, ये इनर्ट गैस है, ये रिएक्ट नहीं करता किसी से, लेकिन इसके एडिशन से इसका फॉरवर्ड जाएगा, ये मतलब ये इसका जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पहले थे ना जो x, वो चेंज होंगे क्योंकि रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में तो जाएगा ना, इसके एडिशन से कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन में चेंज आएगा, तो अपन चेक कर लेंगे ना कैलकुलेट करके, y का वैल्यू अपन को बता देगा ना, अगर y का वैल्यू 0.2 से, अभी 0.2 था ना उसमें, तो उसमें x का वैल्यू 0.2 था इक्विलिब्रियम पे, अगर y का वैल्यू 0.2 से कम आया मतलब बैकवर्ड चला गया, और अगर 0.2 से ज्यादा आया मतलब फॉरवर्ड, तो वही प्रूफ कर देंगे। अब मैं यहां पर लिखूंगा मेरे पास टोटल मोल्स, अपन कहेंगे सर इसमें y नहीं करना है, नहीं इसमें y कैसे करूंगा, ये तो इनर्ट गैस है, आप बोल रहे हैं ना इनर्ट का मतलब होता है रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, तो टोटल मोल्स क्या लिखूं मैं नाउ, अब टोटल मोल्स अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 1 माइनस y प्लस y प्लस y, अच्छा टोटल मोल्स में इसको काउंट करना है लेकिन रिएक्शन नहीं होगा उसका, हाँ वही अपन को करना है, तो इसका मतलब है टोटल मोल्स मेरे पास 2 प्लस y आ गया, ठीक है, टोटल मोल्स पता चल गया 2 प्लस y। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे Kp लिखना है वापस, तो Kp विल बी इक्वल टू Kc, अब जैसे इसमें लिखा था ना Kc, तो इसमें लिखेंगे सो Kc विल बी इक्वल टू y इंटू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y इंटू P टोटल तो कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय 2 प्लस y। अब ये पार्ट अपने लिए देखना क्या करना है, अपन कहेंगे सर इसमें आपने ये तो नहीं लिखा Kp वाले पार्ट में, हाँ तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करता ना, दिस इज इनर्ट गैस, भाई Kp तो इसके लिए लिखा जाएगा, N2 के लिए थोड़ी लिखा जाएगा Kp, इक्विलिब्रियम तो ये अटेन कर रहा है ना, तो Kp तो उसके लिए लिखा जाता है जो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, तो दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये Kp में नहीं आएगा, लेकिन टोटल मोल्स में मुझे, क्योंकि टोटल मोल्स का मतलब हो गया द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द वेसल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, Kp मुझे गिवन है, y मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, यहां से Kp मुझे गिवन है 1/24, 1/24 मुझे गिवन है इज इक्वल टू y स्क्वायर ले लेता हूं, P टोटल तो 1 है अपने पास, डिवाइड बाय कर लेता हूं 1 माइनस y इंटू 1 प्लस y 2 प्लस y, लो भाई सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व किया मैंने, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, व्हाट आई गॉट इज 0.26, 0.26, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले जब N2 ऐड नहीं किया था तो कितना परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, कितना परसेंट PCl5 डिसोसिएट हो रहा था 20%, अब N2 के ऐड करने के बाद कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है 26%, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो गया, इसका डिसोसिएशन बढ़ गया ना, y का वैल्यू ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ गया, और अगर इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां वॉल्यूम एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो तुमने यही तो लिखा in the direction where the equilibrium increases, that is what, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां वॉल्यूम इंक्रीज होगा। 99% केस में अपन को सिर्फ इससे ही अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन को शायद ही पूछेंगे, ये तो कोई मतलब नहीं है, ये तो पूछेंगे भी नहीं, आप चाहो तो काट भी सकते हो,
इसमें अपन से पूछ सकते हैं इनर्ट गैस के एडिशन से क्या होगा। इसको आप चाहो तो काट भी सकते हो, रिवीजन भी नहीं करना आपको, अगर आपको ये याद रह सकता है। ये पॉइंट से इस वाले पॉइंट से अपन अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना और लिख लो। तो फिर आगे सर आपने क्या कहा, रिएक्शन किस तरफ जाएगा? उस तरफ where the volume increases ना, the reaction shift in the direction where volume increases। तो पहले कितना था 20% था, अब कितना परसेंट आ रहा है 26%, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। ये आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी। कभी कभी अपन सर डेफिनेशन पूछ लेते हैं स्कूल में, ली चैटरलियस प्रिंसिपल। तो उसका डेफिनेशन लिखने के लिए बोल देते हैं, या फिर अपन से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ली चैटरलियस प्रिंसिपल। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं व्हेन द रिएक्शन इन द केमिकल इक्विलिब्रियम is disturbed by some external factors, some factors such as concentration, temperature, volume, etc. प्रेशर भी लिख देते हैं, प्रेशर etc. Then a reaction itself will shift in the direction to again come at equilibrium state, again attain the equilibrium by nullifying the effect। तो जो भी इफेक्ट था ना, जैसे यहां पर अपन ने कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर आपने इनर्ट गैस ऐड किया, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, लेकिन आपने इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो रिएक्शन अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है सो दैट कि वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्योंकि थोड़ी चेंज होता है। तो अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अपन डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन अपने आप ऐसे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिससे कि वो अफेक्ट नलिफाई हो जाए, वो खत्म हो जाए और रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। दैट इज कॉल्ड ली चैटरलियस प्रिंसिपल। फैक्टर्स अफेक्टिंग अपन सारे के सारे लिख चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ली चैटरलियस प्रिंसिपल, या फिर आप केमिकल इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। तो अपन सारे के सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपन को फिर से पढ़ने की जरूरत है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है, प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, इनर्ट गैस कैसे अफेक्ट करता है, वो सब अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसको हटा देता हूं, तो मैं इस पार्ट को हटा दूं। तो ये था अपना मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला पार्ट। अब इसमें छोटे छोटे कुछ पार्ट और बचे हुए हैं, जैसे सीक्वेंशियल रिएक्शंस।
या we'll say that simultaneous sequential reaction अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने डिस्कस कर लिया था इन आपको अगर याद होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अपन ने सीक्वेंशियल रिएक्शन डिस्कस किए थे। भाई होमवर्क डिस्कस करना बहुत जरूरी हो रहा है ना। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज साइमल्टेनियस रिएक्शन when a particular reactant is used, a reactant is used in more than one reaction, more than one reaction, तो अपन उसे कहते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शन। अगर एक रिएक्टेंट को अपन एक से ज्यादा रिएक्शन में करवाएं तो अपन उसे सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं, साइमल्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं भाई कैसे बताओगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, साइमल्टेनियस रिएक्शन। अब जैसे अपन लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन होता है। अब ये जरूरी नहीं रिएक्शन अपन को गिवन होता है, अपन तो बस ऐसे लिख रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो ओजोन जो डिकम्पोज होता है वैसे डिकम्पोज होता है। पहले ये डिकम्पोज होगा टू गिव यू O2 प्लस O, और एक बार और ओजोन डिकम्पोज होता है विथ O टू गिव यू ट्वाइस O। तो ओजोन के जो मोल्स होंगे, अगर मान लो इसके A मोल्स हैं तो इधर X मोल बनेगा, इधर Y मोल X मोल्स बनेगा, और इधर A माइनस X हो जाएगा क्योंकि X मोल्स यूज हो गया। इधर X बना, इधर X बना, अगर इसका X मोल्स यूज होगा। थोड़ा नीचे लिख लेता हूं इसको, है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो मैं एक स्टेप और लिख लूंगा, वापस वही लिखूंगा। मेरे पास O3 है और इक्विलिब्रियम में वो डिकम्पोज कर रहा है O2 प्लस O में। तो अपन ने कहा इसके इनिशियली A मोल्स हैं, इनिशियली ये अपन को गिवन है। तो अपन को पता है अगर ये जीरो अभी तो डिकम्पोज हुआ नहीं। अगर इक्विलिब्रियम पे ये x बनता है, ये x बनता है, तो ये A माइनस एक्स बनेगा। ऐसे करिए, राइट, ये बन जाएगा। अब होता क्या है, ये एक बार और रिएक्शन में यूज करता है, तो ये रिएक्ट करेगा इससे, और ये ओजोन है अपने पास, एक बार और ये रिएक्ट होता है। तो अपन कहेंगे ये O के साथ रिएक्ट करके वापस इक्विलिब्रियम बनाएगा, एंड वी गेट दैट इज ट्वाइस ऑफ O। ऐसे बना। तो अपन क्या करेंगे कि भाई इधर A माइनस, इधर X यूज हो गया, और इधर भी अगर मान लो इसका तो 2 ये Y बनता है, ये 2Y बनेगा। तो इसके कितने मोल्स यूज होंगे, माइनस Y। तो X इधर यूज हो गया तो अपन को A माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अपन ने X यूज कर लिया, तो यहां पर क्या यूज करेंगे अपन, Y यूज करेंगे। तो A में से X इस रिएक्शन में यूज हो गया, और A में से Y इस रिएक्शन में यूज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, बचेगा क्या अपने पास, A माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा, ये भी A माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा। इसी को अपन साइमल्टेनियस रिएक्शन करते हैं। मैं एक बार फिर से है, थोड़ा सा अपन ऐसे करते हैं। देखना, मैंने कहा आपसे कि मेरे पास ओजोन है, इसके A मोल्स हैं। अब मैं दोनों को एक साथ लिख के बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। आप कह रहे हो कि एक बार ये O2 और O में कन्वर्ट हो जाता है, इसका X मोल बनता है, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका A माइनस एक्स हो गया, X मोल तो उधर चला गया। अब अपन ने कहा कि ये ना O के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ O2 भी बनाता है। तो अपन कहेंगे अच्छा, इधर भी रिएक्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली, इधर भी रिएक्ट कर रहा है, मतलब दो जगह रिएक्ट करना है उसको। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, A माइनस एक्स अपन ने इधर कर लिया, X मोल्स तो इधर रिएक्ट कर गए, तो इधर कितना मोल रिएक्ट करेंगे, तो अपन कहेंगे इसका 1 मोल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है। तो अपन कहेंगे यहाँ पर 2Y बनेगा, तो इसका इधर से इधर कितना रिएक्ट करेगा, Y मोल्स। तो बचेगा कितना वेसल में, तो अपन कहेंगे A मोल्स था, X मोल इधर की तरफ रिएक्ट कर गया, Y मोल इधर की तरफ रिएक्ट कर गया, तो इक्विलिब्रियम पे क्या बचा, A माइनस एक्स माइनस। बस इस पार्ट को हमने दो अलग अलग रिएक्शन में लिख लिया, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो दो अलग अलग रिएक्शन में हमने लिख दिया।
अब मैं एक दो और बताता हूँ, मतलब ऐसे लिखना और फिर आप अब देखना क्या करना है। अपन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास, मेरे पास ए गिवन है, ठीक है, और ए डिकम्पोज करता है ऐसे, ट्वाइस ऑफ ए टू बनाता है। इसके मैंने आपसे, मतलब मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ऐसे, 2 moles ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 1 mole ऑफ बी टू फॉर्म, अपन ने ये रिएक्शन लिख लिया है ना। अब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अपन ने, आपने कहा कि 2 moles ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 mole ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस। ये रिएक्शंस है मेरे पास, ऐसे बना। अब आपने मुझे दिया है कि भाई ए के 2 moles थे और बी का 1 mole है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ए बी टू कर दो आप ऐसे। लेकिन अपन ने ये मोल्स गिवन है मुझे, इनिशियल मोल्स, इनिशियल ये, और ये भी मुझे इनिशियली गिवन है। अब अपन क्या करेंगे, अब फिर ऐसे लिख लेते हैं एक बार, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखना, मेरे पास ए मोल्स गिवन है। अब एक बार क्या हो रहा है कि जो ए है ना वो A2 बना ले रहा है, तो अपन कहेंगे अच्छा सर ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इसके 2 moles थे इनिशियली मेरे पास, तो इस डायरेक्शन में इसका मोलर कोफिशिएंट 2 है, तो क्योंकि A2 बनना है ना तो 2 है, तो मैं कहूंगा यहां से -2x रिएक्ट करेगा तो ये x बनेगा, ठीक है। अपन कहेंगे अच्छा आप ये लिख रहे हो कि ये x बनेगा अगर ये -2x होगा, इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सिंगल रिएक्शन में। अब दूसरे की बात करते हैं। तो अब दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए x क्या हो गया, 2 - 2x। मतलब अब मैं दूसरे रिएक्शन के बारे में जब सोचूंगा ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ 2 - 2x है, तो वेसल में मेरे पास 2 - 2x है। अगर आप इसका और कोई रिएक्शन करोगे तो फिर भाई इसमें से कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ए इस रिएक्शन के बाद ये बचा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अपन कहेंगे ये इस रिएक्शन में इधर रिएक्ट करता है, ये बी के साथ रिएक्ट करके बनाता है AB2। तो अगर इसके, अब अपन इसको इंडिपेंडेंट रिएक्शन मान लो, तो अपन कहेंगे अगर इसका इनिशियली तो 0 था, अगर इसका y बन गया, तो अगर इसका y बनेगा तो a में से आपको y माइनस करना पड़ेगा। लो भाई ये -y, ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, इतना बचेगा। वेसल में जो a बचेगा वो ये बचेगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, वेसल में एक ही वेसल में एक ही रिएक्टेंट के दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो सकते। तो कैन यू से दैट कि यहां पर अपन लिखेंगे 2 - 2x - y, और इधर अपन लिखेंगे 2 - x y। नहीं भाई, ए का कॉन्सेंट्रेशन तो एक ही बचेगा, बस आप रिएक्शन अलग अलग लिख रहे हो, इसलिए आप यहां पर भी क्या एडजस्ट करो उस y को। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन अपने वेसल में कितना होगा, ये वाला। AB2 का कितना होगा, ये। A2 का कितना होगा, ये। अभी अपन ने बी की बात ही नहीं की। चलो, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा, और 1 मोल था इनिशियली, तो बी हो जाएगा। दो अलग अलग रिएक्शन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो फिर एक मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप लिख के बताओ मुझे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया ना क्या करना है अपन को, ठीक है। तो फिर तुम लोग मतलब एक लिख के बताओगे तो फिर मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, न्यूमेरिकल ले लूंगा ना फिर एक, तो अपन को समझ में आएगा, मुझे लगेगा हाँ तुमको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, इसमें मैं एक ऐसे लिख देता हूँ, सपोज x मोल 2 moles of x reacts with 3 moles of y according to the reaction। तो आप रिएक्शन में मुझे मोल्स बताना कैसे है। तो मेरे पास x था, और ये x इक्विलिब्रियम में है ऐसे, तो ये अपने पास ट्राइज ऑफ x रिएक्ट करके x3 बनाता है, और मेरे पास जो एक बार x जो है ना वो रिएक्ट करता है y के साथ, सो ट्वाइस ऑफ x
चलो ज्यादा मोलर कोफिशिएंट नहीं डालता हूँ, इसी में डाल देता हूँ, नहीं तो फिर तुमको लगेगा यार फिर सर आप तो इजी बताते हो, हम लोगों को टफ देते हो। ठीक है, तो मैं XY2 कर लेता हूँ इसको। अब इसके इनिशियल मोल्स अपन को कितने के बने, एक्स के 2, और इसके कितने के बने अपन को 3। चलो अब लिख के बताओ आप, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अपन ने रिएक्टेंट लेंगे। अब आप लिख के बताओ मुझे, अगर सही आया तो समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे मतलब एक न्यूमेरिकल ले लूंगा, प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। सर जूम हो गई। हो गया, तो चलो अच्छा, ये तो यार वैसे हो गया, जूम हो गया, अरे कैसे करो? कॉपी से वॉइस पे लिखने नहीं। तो तुम लोगों ने बोला था ना, बोलना था यार अरे यार। अरे बोला था आपने सुना नहीं। नहीं मैं एक्चुअली, मेरा फोन आया तो मैं चला गया, जैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया मेरा फोन आ गया तो मैं सुनने चला गया। अच्छा, चलो 2 मिनट और कर लेते हैं। चलो, तो मुझे टोटल मोल्स नहीं चाहिए, मुझे तो इनके इक्विलिब्रियम में मोल्स क्या क्या आएंगे वो चाहिए। तो देख लिख लें, फिर मैं लिखूं। अच्छा देख, पहले मैं, अब 1 मिनट तुम लोग देखो, लिखो जरा 1 मिनट। ओके सर। ठीक है ना, तुम लोग लिखो 1 मिनट। हम्म।
लिख ले फिर अपन देख ले। अच्छा देख, अपन ने क्या किया, इधर इसका -3y होगा, 3x होगा, इसको x ले लो, तो इसका x बनेगा 1 तो अगर इसका x बना और इसका -3x यूज होगा तो बचेगा कितना, 2 - 3x बचेगा। मतलब पहले वाले रिएक्शन में 2 से -3x हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। x मेरे पास कितना है, 2 - 3x, और y कितना है अपने पास, 3। जब मैं रिएक्शन करूंगा तो अगर इसका y मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2y रिएक्ट करेगा और इसका y बनेगा। तो अगर इसका y बन गया, इसका 3 था, 2y माइनस हो गया तो -2y लिखूंगा और इधर इसका -y हो जाएगा। तो वेसल के अंदर x कितना बचेगा टोटल, 2 - x - y, क्योंकि 3x तो इधर यूज हुआ, y इधर यूज हुआ, तो टोटल कितना बचेगा अपने पास, 3 - x - y। तो आप इसको सभी जगह कॉम्पनसेट करो जहां जहां x लिखा हुआ है, क्योंकि x का एक ही कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है ना वेसल में। अब आप मुझे बता दो अगर कोई डाउट है। सर ये मैं सेकेंड स्टेप समझा नहीं। सेकंड स्टेप नहीं समझा तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया? हाँ यस सर। तो फिर सेकंड स्टेप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो अपन उसे छोड़ भी सकते हैं, है ना। अच्छा देख, थोड़ा बड़ा लिखूंगा ना और मजा आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, अपने पास ना, मैं उसको ABCD ले लेता हूँ, देखना, 3A इज एन इक्विलिब्रियम विथ A3, ये दे दिया आपने है। और एक बार आपने कहा कि A + 2B इज एन इक्विलिब्रियम विथ AB2, ठीक है। अब देखना, ये अपन को 2 मोल्स गिवन थे और ये अपन को कितना गिवन था, 3 मोल्स गिवन था। अब देख, अपन क्या करेंगे, A रिएक्ट करेगा ना यहाँ पर, तो ये -3x होगा, ये x बनेगा, इनिशियली तो 0 था, x बनेगा। तो अपन कहेंगे इनिशियली आपने 2 मोल्स दे रखे थे, 3x रिएक्ट किया, 3x अपन ने ऐसे लिखा, तो बचा कितना इक्विलिब्रियम में, 2 - 3x, और ये कितना है x। अब अपन कहेंगे 3x तो इधर यूज हुआ, इधर ये कितना यूज हुआ ये बताओ। तो अपन कहेंगे इस रिएक्शन में जब b के साथ रिएक्शन होगा ना, इनिशियली ये तो 0 था, तो अगर ये y बनेगा तो इसका -2y होगा, तो 3 था तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, और a कितना रिएक्ट करेगा, तो इसका मोलर कोफिशिएंट y है तो y रिएक्ट करेगा। तो कितना था इनिशियली जो लिखूं y, अपन कहेंगे इधर रिएक्ट कर गया था, इतना था, तो बचा कितना है ये, तो अपन कहेंगे देखो 3x इधर रिएक्ट कर गया, y इधर रिएक्ट कर गया, तो ये लो बच गया। ये है a का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। तो अपन कहेंगे कि भाई उसको ना इधर ही लिख लो पूरा, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कंसंट्रेशन थोड़ी हो सकते हैं कि, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक इक्वेशन ए लिख लेता हूं, ये 2 - 3x था और इधर 2 - 3x - y। तो आपने अलग अलग लिखा हुआ है, इसको अगर अपन ऐसे छुपा लें तो अपन कहेंगे देखो भाई ए 3x इधर रिएक्ट कर गया और y इधर रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, कितना बचा, 3 - 3x उधर चला गया, y इधर चला गया, तो कितना बचा, 2 - 3x। तो अपन ने कहा कि भाई ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख लो इक्विलिब्रियम में, तो ठीक है, जो तो इधर एक को इधर भी लिख लेते हैं, इधर भी लिख लेते हैं, दो अलग अलग रिएक्शन है ना इसलिए। बोलो, अभी समझा, यस सर अंडरस्टूड। गुड। तो अगर बस इतना बोलना होता है अपन को, नहीं आया समझ में तो बोल देना है, फिर तो मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, फिर चाहे मैं कुछ भी कहूं, लेकिन समझाऊंगा तो जरूर, लेकिन आपको बोलना बताना पड़ेगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, वापस बोलो, तो अपन को सब कुछ समझ में आ गया क्या है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और करते हैं उसका, क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन और सॉल्व करते हैं, देखना। सो इन द गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मैं रिएक्शन लिखता हूं,
यहां पर मैं लिखता हूं NO2 ट्वाइस इक्विलिब्रियम में है N2, और एक बार मैं NO2 को मिक्स करूंगा NO के साथ तो गेट द इक्विलिब्रियम N2O3। केपी से रिएक्शन सॉल्व करते हैं। इसका Kp1 मुझे गिवन है 6.8, इसका Kp2 मैं तुमसे कैलकुलेट करने के लिए कहूंगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, इफ NO2 and NO are mixed in the ratio of 2:1 to attain the equilibrium, to attain equilibrium, ठीक है, to attain equilibrium, to attain equilibrium. If the partial pressure of N2O4 at equilibrium is 1.7 atmosphere, and the total pressure of the vessel वेसल में दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गए हैं एक साथ, ऑफ द वेसल is 5.05 atmosphere. Calculate Kp2. Temperature is constant. Obviously बात है, वरना Kp constant नहीं होगी। तो क्या करेंगे? अब अपन कहेंगे देखो सर, यहां पर आपने रेशियो दे रखा है एंड वी आर डीलिंग विद द Kp, मतलब मुझे प्रेशर से डील करना पड़ेगा। आपने रेशियो दे रखा है 2p, तो मैं इसको 2:1 का रेशियो तो लूंगा, सिंस Kp है तो मैं इसको 2p लूंगा प्रेशर और इसका प्रेशर p लूंगा, ऐसे रेशियो ले लूंगा। इसका इनिशियल रेशियो हो गया 2p और ये हो गया p। तो ऐसे लिख सकते हो, अगर ये x बनेगा तो क्या और ये y बनेगा तो क्या, जैसे मैंने अभी लिखना सिखाया था वैसे लिख सकते हो आप। एक बार लिख के चेक करो ना, अगर ये x बनेगा तो यहाँ क्या होगा और ये y बनेगा तो ये क्या होंगे इक्विलिब्रियम पे। तो लिख सकते हो तुम लोग, या वो मैं लिख के बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूं तुम लोग एक बार देखो ना अपने आप। बोलोगे तो मैं लिख दूंगा। लिखा? पहले रिएक्शन लिख लो पहले, फिर उसके बाद अभी तो तुम क्वेश्चन भी लिखोगे ना, लिखो। हाँ सर। है ना? तो मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं आप लोग एक बार चेक कर लेना, ये x है तो ये -2x किया ना, अगर ये y होगा तो ये -y होगा, क्योंकि मोलर कोफिशिएंट इसका 1 था, तो -y, तो ये हो जाएगा -y था कितना 2p माइनस 2x माइनस y ना, तो उधर भी -y कर दूं। वेरी गुड, अगर इतना भी आ गया तो मेरा काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब तो सीधा सीधा अपन कहेंगे देखो भाई, मुझे Kp1 गिवन है और Kp1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर। मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 मिल गया, कैसे? Kp1 आपने दे रखा है 6.8, है ना, और 6.8 और 17 मुझे पता है वो आपस में कोरिलेटेड है, ये 1.7 गिवन है और डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आ गया, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ गया अपने पास 6.8 डिवाइडेड बाय 1.7 ना, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, नहीं 1.7 डिवाइडेड 6.8, तो ये तो 1/4 होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा अपने पास 1/4 मतलब 0.5 ना एटमॉस्फेयर, राइट।
किसी को डाउट है? No, sir. तो ठीक है, अपने पास एक इक्वेशन बन गया 2p माइनस 2x माइनस वाई। 0.25 आएगा ना। किसी को डाउट है? मतलब इस इक्वेशन में एक इक्वेशन मिल गया अपन को, और इसमें x भी अपन को पता है 1.7 होता है। given है ना अपन को x। अब अगर अपन को y पता चल जाए तो अपन kp2 कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है। p टोटल विल बी इक्वल टू सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड करना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO। ये चारों ही तो प्रेजेंट है। 0.25 आ रहा है, अभी स्क्वायर है ना ये, तो रूट लेगा ना 1/2 होगा। बोलो। हाँ Yes, सर, sir. स्क्वायर में दिखा। हाँ ठीक है ना, ये स्क्वायर था इसलिए मैंने उसको किया ना, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे ना, देख NO2 का प्रेशर ये तो अपन को 5.05 देना है। NO2 का प्रेशर आपने कैलकुलेट कर लिया 0.5। N2O4 आपने 1.7 दे रखा था, N2O3 आपने y दे रखा है, और ये P प्लस वाई, P माइनस वाई दे रखा है N। ये तो बड़ा अच्छा बन गया है। देखना ये तो कैंसिल भी हो गया, मुझे सीधा P मिल गया, ये P का वैल्यू मिल गया मेरे पास। यहां से मेरे पास आया, ये तो आ जाएगा मेरे पास कितना 2.2, इससे माइनस करूंगा 2.2, सो 5.05 माइनस 2.2 3.0 कितना है अपने पास? 3.1 2.85 आ रहा है यार मेरा, देखना वो सही है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये मिल गया। अब अगर ये मिल गया अपने पास तो देख, अपने पास P गिवन है, X गिवन है, Y आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we get what? 2p minus 2x minus y is equal to 0.5। इसका मतलब है 2 into 2.85 माइनस 2 into 1.7 माइनस y is equal to 0.5। जरा बताओगे y कितना आया? बताओगे तुम y कितना आया अपने हाँ, पास? ठीक है, तुम लोग बता दो y कितना आया। सर 2.8 2.8 देखो भाई, 2.8 बता रहा है y का वैल्यू, किसी और को कुछ और तो नहीं आ रहा? मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेक करना चाहिए। 12.1 आ रहा है। एक मिनट सर। हम्म 5.70 इधर लेके आऊंगा तो भाई, हाँ बोलो। 1.8 आ 1.8 1. तो फिर अपन ने 1.8 पास किया, 1.8 आ रहा है। आ गया ना? तो चलो फिर कैंसिल करते हैं, ये सब अपन को गिवन है। y का वैल्यू आ गया 1.8। हाँ सर, 1.8 आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये हो गया 0.5 और मल्टीप्लाई बाय NO लिखने के अपन कितना था 1.8 था, जबकि वो 2.85 1.05। लो भाई ये 1.05 लो आ गया, कैंसिल करते हैं। और 1/2 मतलब 3.6 मतलब ऐसे ना,
इसको 1/2 कर देता हूँ तो ऊपर 3.6 हो जाएगा। तो 3.6 मतलब 3.5 के आसपास मेरा आंसर आ रहा है, 3.4 हो या 3.5, मतलब या समझ में आया? Yes, ये आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। वैसे आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वो अपन कभी और पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको डाउट्स होमवर्क करके आना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको कुछ सेक्शन तो करने चाहिए ना। रियल गैस वाला अपना पूरा कंप्लीट है शीट। सर AP4 का हाँ दोनों 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 AP4 AP5। तो आप क्या करोगे ना, रियल गैस से एक्सरसाइज 1 और 3 ये आप सॉल्व करेंगे, वो आपका होमवर्क है रियल गैस वाला। और इसके सेक्शन ABCD दिया था मैंने लास्ट में, बोलो। सर इसका वर्कशीट भी अपलोड करते हैं ना AP4 का ग्रुप पे। हाँ। सर हमारे पास सिर्फ गैस स्टेट का शीट है, रियल गैस आइडियल गैस से अलग शीट नहीं है, तो कंफ्यूज आइडियल गैस का नहीं नहीं, फिर से बोलो कौन सा शीट है कौन सा नहीं है। गैसियस स्टेट का शीट है हमारे पास सिर्फ, आइडियल आइडियल गैस गैस का रियल गैस है, का अलग अलग से, हाँ आइडियल गैस का है लेकिन रियल गैस का नहीं है। ठीक है, तो रियल गैस और केमिकल इक्विलिब्रियम है सर, केमिकल सर वो नहीं है मेरे पास नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसके पास नहीं है, मैं दोनों अभी करता हूं, ठीक है, मैं दोनों अभी कर दूंगा, ठीक है, तो अभी कर देता हूं मैं दोनों, राइट, ठीक है, चलो फिर मैं बंद करता हूं।